विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोम लूसी ग्रे। यही है विलियम वर्ड्सवर्थ, इनकी बहुत ही फेमस पोम रही थी लूसी ग्रे। स्टूडेंट्स, as we know well, William Wordsworth was famous European poet. He is regarded as the poet of nature, in fact, right? Here in this poetry, Lucy Gray, he has written about a girl that's name was Lucy, and he narrates a story how she was dead, right? So this is a narrative poem. In fact, we can say it is a ballad. It has 16 stanzas and every stanza has 4 lines, right? तो आज हम इसी की व्याख्या करेंगे आप लोगों के सामने में। मैं इसकी व्याख्या शुरू करूं इसके पहले अन्य दिनों की तरह आज भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जिन्होंने कि ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू देम, प्लीज शेयर माय चैनल एंड राइट योर कमेंट्स as many as you can. So students, now without losing a moment, I am just going to start the explanation of this famous poem written by William Wordsworth, right? Okay. Oft I heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. In the very first stanza, आप देख रहे हैं पहले स्टेंजा में ही पोएट ने लूसी ग्रे को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, इंट्रोड्यूस किया है, राइट? कैसी है वह? सॉलिटरी चाइल्ड, मतलब वह अकेली रहने वाली लड़की है। ऑफ्ट यहाँ ऑफन है। ऑफ्ट आई हियर्ड, मैं सुना करता था किसके बारे में? लूसी ग्रे के बारे में। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे द सॉलिटरी चाइल्ड। वे पहले सुना करते थे, लेकिन एक बार जब वे जंगल से क्रॉस कर रहे थे तो उन्हें देखने का मौका मिला उस अकेली लड़की को। अकेली क्यों है भाई? क्या खासियत है? इसको रिवेल कर रहे हैं ये नेक्स्ट स्टेंजा में। कह रहे हैं, नो मेट, नो कॉमरेड, लूसी न्यू, शी dwelled on wide moor, the sweetest thing that never grew beside human door. ये बड़ा ही सुंदर सा एक कोटेशन लाइन यहाँ पर दिया है उन्होंने। क्या कह रहे हैं? नो मेट, उसके कोई साथी नहीं है। नो कॉमरेड, कोई सहचर नहीं है। लूसी न्यू, मतलब लूसी को कोई साथी भी, फ्रेंडशिप भी कुछ चीज़ होता है, इसके बारे में उसके कोई जानकारी नहीं है। सी ड्वेल ऑन ए वाइड मूर, मूर मतलब एक छोटी सी नदी, नाला भी कह सकते हैं आप। सी ड्वेल कहाँ रहती है? वह एक छोटी सी विस्तृत नाले के पास। हाँ, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड द ह्यूमन डोर। क्या बोल रहे हैं कि स्वीटेस्ट थिंग, जो अच्छी चीज होती है, हाँ, वह किसी के घर में नहीं, बंद दरवाजे में नहीं पैदा लेती। कहाँ लेती? वो पैदा लेती है खुले आसमान में, मीन्स प्रकृति की गोद में। सो इन दिस सेकेंड स्टेंजा द पोएट सजेस्ट दैट लूसी वॉज totally all alone, but she is very beautiful to look at. She is sweetest thing, सचमुच ऐसे ही जैसे कि कोई स्वीट थिंग नेचर में ही होती है, बंद घर में नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेंजा, you yet may spy the fawn at play, the hare
upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. Here the speaker talks directly to the reader and says that they may spy the fawn at play, and that they may catch sight of her upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. कहता है स्पाई मतलब होता है जासूसी करना। आप जासूस के तरह घोड़े के बच्चे को खेलते हुए देख सकते हैं। आप हेयर मतलब खरगोश, खरगोश को भी, चूंकि ये लोग काफ़ी चंचल होते हैं, काफ़ी तीव्र होते हैं, इसलिए इनके ऊपर ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी पोएट कहता है कि आप देख सकते हैं, लेकिन लूसी ग्रे का फेस दिखाई नहीं पड़ता। सी इज इनविजिबल ऑलवेज, राइट। नेक्स्ट स्टेज। टुनाइट विद द स्टॉर्मी नाइट you to the town must go and take a lantern, child, do light your mother through the snow। उसके पिताजी बता रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यह एक बैलेड है, और बैलेड में एक स्टोरी कही जाती है, नरेटर एक स्टोरी नरेट करता है हमारे सामने में। तो इस कहानी में पहले 3 स्टेंजा में पोएट ने मुझे हमें इंट्रोड्यूस कराया लूसी ग्रे के बारे में, कि वह अकेली है, बड़ी सुंदर है, वह नेचर के बीच में पली है, इसलिए काफ़ी स्वीट है। नाउ इन दिस 4th स्टेंजा द पोएट सेज दैट वन डे हर फादर हैड टोल्ड, क्या कहा था कि आज की रात काफ़ी स्टॉर्मी होगी, टुनाइट विल बी स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो, तुम्हें शहर की ओर जाना चाहिए, एंड टेक ए लालटेन, लालटेन के साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मदर टाउन गई है और आज की रात स्टॉर्मी है, डेफिनेटली स्नोफॉल होने वाली है, इसलिए माँ की सहायता के लिए तुम्हें जाना चाहिए। कहाँ? शहर की ओर, रास्ते पर, जिस रास्ते से माँ आना चाह रही है। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। That father I gladly do, to scarcely afternoon, the minster clock has just struck 2, and yonder is this moon। क्या बोल रही है यहाँ पर? स्पीकर कह रहा है, the speaker has already described Lucy as the sweetest thing, so it does not come as a surprise that she should respond that father I will gladly do। We have already introduced in this 3rd stanza or 2nd stanza of this poem that Lucy is very sweet। इसलिए जो ही उसके पिताजी ने उसे आदेश दिया, एक सलाह दिया, so without any argument she easily accept the proposal of her father। और क्या बोलती है? I will gladly do, मैं खुशी खुशी उसे कर पाऊंगी। tis मतलब this is scarcely आफ्टरनून, अभी तो दोपहर का ही समय है। मिनिस्टर क्लॉक मतलब चर्च की घंटी में अभी 2 ही बजा है, और देखो चांद भी निकल आया है। राइट। नेक्स्ट स्टेंजा। एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक एंड स्नैप्ड ए फॉरगॉट बैंड, he piled his work and Lucy took the lantern in her hand। No, at this the father raised his hook। बात करते करते पिताजी अपने काम में लगे हुए हैं। हुक मतलब हुक तरह का चीज आपने देखा होगा, जैसे किसी चीज को पकड़ा जाता है, फंसाया जाता है। सो हियर वी सी दैट हिज फादर इज डूइंग her work, his work, in fact he is busy in his work, and at that meantime with lantern in hand Lucy निकल पड़ती है अपनी माँ की खोज करने के लिए। No blither is mountain row, no blither is mountain row, with many wanton stroke her feet disperse the powdery snow that rises up like a smoke।
In this stanza, the poet describes Lucy as walking along slowly and carelessly, right? No blather is the mountain road. कोई दिक्कत नहीं है माउंटेन रोड पर उसको, और वह धीरे धीरे जा रही है. His feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. पाउडर के रूप में जो एकदम बर्फ के जो पाउडर गिरे हुए हैं, उसके ऊपर जब लूसी का पांव पड़ता है तो वह स्मोक की तरह उठ जाता है. आपने देखा होगा कि धूल मिट्टी में जब आप खेलते हैं और उसके ऊपर आप अपने पांव को जोर से दबाते हैं तो धूल का एक धुआं उठता है. वैसे ही जब ये पाउडरली स्नो के ऊपर अपना पांव दबा रही है तो एक स्मोक उठ जाता है. मीन्स वेरी केयरलेसली, विदाउट a little bit of fear and horror, Lucy is on the way to help her mother with lantern in her hand. Right? Now we move to the stanza number 8. The storm came on before its time. She wandered up and down, and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. Oh my God! उन लोगों ने जो सोचा था कि तूफान आएगा, वो अपने जो उसका एक कैलकुलेशन था वो अपने समय से पहले ही आ गया. राइट? तो यहाँ पर यह लिख रहा है कि स्टॉर्म कम बिफोर द टाइम, और लूसी अब क्या हो गई? सी वॉन्डर्ड अप एंड डाउन, ये इधर उधर भटक गई, तूफान में अपना रास्ता उसने खो लिया. एंड मेनी हिल डिड लूसी क्लाइम बट नेवर रीच द टाउन. और नाउ अब क्या हो गया? उसके रास्ते भटक जाने के बाद कई पहाड़ियों पर उसने चढ़ाई की, लेकिन वो टाउन नहीं पहुंच पाई. सो here in this stanza the poet says that as a storm came before the calculated time, and now it creates a problem for Lucy. Lucy has totally lost her way. She is moving here and there, but sorry to say, she failed to reach the town. She has totally lost her way. Okay, stanza number 9 now. The rest parent all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. लगता है उसकी माँ वापस आ गई. इस स्टेंजा से यह बात साफ हिंट्स मिलता है हमें कि her mother was safely returned back home, but now they are searching for Lucy because till now Lucy is restless. Lucy दिखाई नहीं पड़ रही, इसलिए रेस्ट मतलब चिंतित, उसके माँ पिताजी चिंतित हैं. All nights they went shouting far and wide. Far and wide अंग्रेजी का फ्रेज है जिसे कहते हैं दूर दराज तक वे लोग चिल्लाते रहे, लेकिन कोई साउंड, कोई चिन्ह उन लोगों को दिखाई नहीं दिया ताकि वे लोग एक गाइड की तरह उसे सर्व कर सके. राइट? कुछ भी उसे रात्रि में दिखाई नहीं दिया. अब स्टेंजा नंबर 10, अब तो रात्रि की वेला थी. इस स्टेंजा नंबर 10 में पोएट बता रहे हैं कि अब दिन हो गया है. The day break on hill they stood that overlooked the moor, and hence they saw the breeze of wood a furlong from their door. Daybreak on a hill, सूरज की पहली रोशनी पर्वतों पर ही टकराती है, इसलिए पोएट लिख रहे हैं एट द डेब्रेक ऑन ए हिल, जब सूरज की रोशनी पर्वत पर टकराई, पहाड़ पर टकराई. दे स्टूड, वे लोग खड़े हो गए. दैट ओवरलुक द मूर एंड हेंस दे शॉ द ब्रिज ऑफ वुड, फिर उन्हें क्या दिखाई पड़ा? उस मूर के ऊपर लकड़ी का एक ब्रिज है ना. फॉर लॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, उनके घर से दूर पर है ना. आगे स्टेंजा नंबर 11. They wept and turning homeward cried in heaven, we all shall meet when
In the snow the mother spied the print of Lucy's feet. सिचुएशन देखकर कि चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, रात्रि बीत चुकी है, उसके माँ पिताजी को लगा कि अब कोई संभावना नहीं है बच्चे की पाने की, इसलिए दे वेप्ट, वे लोग रोना उन्होंने शुरू कर दिया। टर्निंग होमवर्ड, घर की ओर वापस आ रहे हैं और रोते रोते क्या बोल रहे हैं कि अब स्वर्ग में ही मुलाकात होगी। मतलब इस जिंदगी में तो अब मुलाकात होने की संभावना बची नहीं, शेष नहीं, तो जो भी मुलाकात की संभावनाएं हैं वह स्वर्ग में ही मिलेगा, मतलब मरने के बाद मिलेगा। लेकिन अचानक उसकी माँ को दिखाई पड़ जाता है लूसी के पाँव के निशान, पदचिन्ह है ना, द प्रिंट ऑफ लूसी's feet. Then downwards from the steep hill's edge they tracked the footmarks small and through the broken hawthorn haze and by the long stone wall. Long stone wall को क्या लिखा है, क्या है ये पर्वत के बारे में बता रहे हैं, एंड हॉथॉर्न हेज एक जंगली घास के बारे में बता रहे हैं। ये तो देखते हैं इस स्टेंजा में क्या बोल रहा है पोएट। देन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टेप, अब पर्वत से नीचे उतरते हैं तो स्लोप होता है, उसे डाउनवर्ड बोल रहे हैं। दे ट्रैक द फुटमार्क, उन्हें फुटमार्क दिखाई पड़ रहा था, कैसा छोटा फुटमार्क, क्योंकि लूसी बच्ची है तो उसके अनुसार ही छोटे छोटे उसके पद चिन्ह बनेंगे, फुटमार्क बनेंगे। एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथॉर्न हेज बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, झाड़ियों से होते हुए लंबे पर्वत के पास, लंबे हिल के पास, जिसको कि यहाँ पर पोएट ने लिखा है स्टोन वॉल, वहाँ तक उस पाँव को फुटप्रिंट के पीछे को फॉलो करते लोग वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, स्टेंजा नंबर 13। And then an open field they cross, the mark were still the same, they tracked them on, nor ever lost, and the breeze they came. फिर वे लोग नीचे उतरते हुए फील्ड में आ गए, पहाड़ पर से मैदान में आ गए। अब तक उनको फुटमार्क दिखाई पड़ रहा था, वह मिटा नहीं था, और वह फुटमार्क कहाँ तक गया, ब्रिज के पास तक गया। They followed them, the snowbank, this footmark one by one into the middle of the plank, and further there were no. फिर वे लोग फॉलो करते हुए गए, है ना, मिडल ऑफ द प्लैंक में, ब्रिज के पास, और फिर ब्रिज के मिडल में जाकर उन्हें फुटमार्क दिखाई नहीं पड़ा। Yet some maintain that to this day she is living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild. This stanza reveals the reader that the body of Lucy was never found. बताता है कि लूसी का बॉडी कभी मिला नहीं, है ना, लेकिन she is living child, वह कैसी है, पोएट की दृष्टि में वह मरी नहीं है, वो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ मिल गई है जाकर, इसलिए पोएट वहां से लिख रहे हैं शी इज अ लिविंग चाइल्ड दैट यू मे सी स्वीट लूसी अपॉन द लोनसम वाइल्ड। और इसलिए क्या कहता है कि आप उसे देख सकते हैं अकेले जंगल में, राइट। हियर पोएट गिव्स मोर इंसाइट इनटू द ओपनिंग स्टेंजा विद द स्पीकर क्लेम्स दैट ही सॉ and that she was a solitary child. It says that the spirit of Lucy Gray, which had often heard and when he claims to have seen. इस बात से यहाँ पर मालूम पोएट हमें बता रहा है कि वो मरी नहीं है, उसकी आत्मा कभी काल दिखाई पड़ जाती है इस जंगल में। लास्ट स्टेंजा, over rough and smooth the streets along and never look behind and sign a solitary song that whistle in the wind. फिर यही बात स्पीकर कह रहा है, रिपीट कर रहा है कि फिर कभी दिखाई नहीं पड़ी लूसी ग्रे, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वह, उसकी जो सीटी की आवाज़ है, हवा के साथ मिलकर गुंजायमान हो रही है, सुनाई पड़ रही है इस हिली रीजन में, right? So student, this was a long poetry about of 16 stanzas, and in this poetry the poet described the life of Lucy Gray,
how she meet with her death, right? So this is a very heart touching poetry, और इस पोएट्री का मीनिंग अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अब आपकी यह बारी है। Please subscribe my channel and never forget to share it and comment on it, right? So this is all about the day today. We are supposed to come with some new videos, some new explanation in the very next time. Till now, I say you people goodbye.